बात करते हैं सूर्य की। सूर्य क्या होता है, आखिर सूर्य की हम कौन से ऐसे ऐसे पार्ट को पढ़ना है जिससे क्वेश्चनों का हल हो जाए, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे हम पार्ट को पढ़ेंगे और आज हम सूर्य के अंदर के बारे में बात करेंगे कि सूर्य की आंतरिक संरचनाएं कैसे हुई हैं, आंतरिक संरचनाएं क्या क्या है अंदर सूर्य के, उसके भी बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। बने रहिए। देखिए हम बात करते हैं पहले कि भैया ये सूर्य है, क्या है ये, पहले ये कहते हैं कि सूर्य है। सूर्य का हम पहले आपको हम समझा दें, ये सूर्य है। सूर्य का हम इतना भाग लेकर के आपको बताएंगे, ये वाला भाग, बाकी सब तो वही है, ये वाला भाग आपको लेंगे हम, ये वाला इतना भाग, तो इससे आपको हम बताएंगे। इसके बाद इसको हम बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सूर्य की आंतरिक संरचना, पहला है आपका सूर्य की आंतरिक संरचना। भैया मार्कर कहां गया दूसरा, चलिए ये है मार्कर। देखिए सूर्य की आंतरिक संरचनाएं, ये है आपका वो वाला पार्ट जो हमने आपको पहले अभी दर्शा दिया। पहला पार्ट है सूर्य का सबसे अंदर वाला भाग को क्या कहते हैं, कोर। क्या कहते हैं भैया, कोर। जहां पर धधकता हुआ खूब धधकता हुआ हमें दिखाई पड़े, टेम्परेचर खूब बढ़िया से हो, खूब धधकता हुआ दिखाई पड़े, लिक्विड फॉर्म में है, तो उसके बारे में हम देखिए उसको क्या कहते हैं, कोर। ध्यान रखना, इसको कहते हैं सूर्य का सबसे आंतरिक भाग को कोर कहते हैं। क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। और दूसरे वाले भाग को रेडिएटिव जोन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडिएटिव जोन कहते हैं, लिख दें। इसको हिंदी में कहते हैं विकिरण मंडल। फिर एक भाग आता है, पहले हम तीन भागों की बात करेंगे, पहले तीन भाग बात करेंगे। थर्ड आता है आपका कॉन्वेक्शन जोन। क्या है भैया, कॉन्वेक्शन जोन। इसको हिंदी में कहते हैं संवहन मंडल और विकिरण जोन। अब एक एक के बारे में हम बात करें। देखिए कोर में क्या होता है, ये हम आपको सूर्य की आंतरिक संरचनाओं के बारे में बता रहे हैं। किसके बारे में, सूर्य की आंतरिक संरचनाओं के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। चलिए सूर्य की आंतरिक संरचना पहली जो है, कोर में क्या होता है कि हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है। कोर वाले भाग में, सबसे अंदर वाले भाग में, कोर वाले भाग में हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है। और ये संलयन होने के कारण, अधिक टेम्परेचर होने के कारण इसमें क्या होता है कि ये प्लाज्मा अवस्था में होता है, लिबलिबा टाइप में होता है। लिबलिबा की बात करें कि सूर्य के अंदरवा वाले पर्टवा में कैसा भाग होता है, अगर इसकी हम बात करें कि सूर्य के अंदरवा कैसा रहता है, भाई सबसे अंदर वाली, जब बाहरवा इतना गर्म है तो अंदरवा कैसा ना होगा। तो इसकी बारे में बात करें कि देखिए सूर्य के, एक बात देखिए, प्लाज्मा अवस्था में बात करें। प्लाज्मा अवस्था क्या होती है, प्लाज्मा अवस्था आपको सिंपल सी भाषा में हम बात करें तो जब जो दलदल एरिया, दलदल का मतलब पानी और प्लस, मान लीजिए पानी और प्लस कोई और अलग से कोई चीज जिससे दलदल बन सके, क्या बन सके, दलदल बन सके, दलदल वाले एरिया होता है यहां पर, उसी को कहते हैं प्लाज्मा अवस्था। क्या होती है, प्लाज्मा अवस्था। यहां पर क्या होता है, हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है, अधिक टेम्परेचर पर प्लाज्मा का अवस्था का रूप धारण कर लेता है ये कोर वाला भाग। पहली बात। रेडिएटिव जोन की बात करें, विकिरण मंडल, इसको हिंदी में कहते हैं विकिरण मंडल। इसमें क्या होता है कि यहां पर इसको, रेडिएटिव जोन को सूर्य का प्रकाश भी कहा जाता है। सूर्य का प्रकाश की बात करें कि भैया सूर्य का प्रकाश कैसे, फोटान का आप नाम सुने होंगे, फोटान को सूर्य का प्रकाश भी कहा जाता है।
हमेशा पेपर में आता है। यहां से हमको रेडिएटिव जोन से मिलने वाली कौन कौन सी किरणें हैं? पहला हमको फोटान मिलता है जिसको सूर्य का प्रकाश कहते हैं, और दूसरा क्या है? गामा किरण। गामा किरण बहुत खतरनाक होती है भैया, ये गामा किरण होती है। गामा किरणें कहां से निकलती हैं? रेडिएटिव जोन से निकलती हैं। ये भी बात ध्यान रखना, गामा किरणें कहां से निकलती हैं? सूर्य के किस भाग से निकलती हैं? रेडिएटिव जोन से निकलती हैं। कहां से निकलती हैं? और यहीं से एक्स किरणें भी निकलती हैं। ये बात ध्यान रखना, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स किरणें सूर्य के किस भाग से निकलती हैं? एक्स किरणें सूर्य के किस भाग से निकलती हैं? किस मंडल से निकलती हैं? क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, तो क्या लिख के आएंगे? विकिरण मंडल, रेडिएटिव जोन, विकिरण मंडल, रेडिएटिव जोन। याद करके जाना है साथियों, याद करके रहना है और याद करके यहां से जाना है, ध्यान रखना। दूसरी बात करें, कन्विक्शन जोन। कन्विक्शन, बहुत छोटी छोटी बातों को मैं बता रहा हूं आपको, छोटी छोटी बातों को एकदम कॉन्सेप्ट सहित लेके चल रहा हूं, जिससे कि आपका डाउट तो एकदम होगा ही नहीं। पूरी क्लास में बने रहना, तभी समझ में आएगा सूर्य का आंतरिक भाग, ठीक है ना। छोटा सा बच्चा भी अगर है तो वो अगर समझने लायक है तो वो भी समझ जाएगा, ठीक है ना। कॉन्वेक्शन जोन जिसको संवाहन मंडल कहते हैं, हिंदी में उसको संवाहन मंडल कहते हैं। यहां पर क्या होता है कि यहां पर एक प्रकार से हाइड्रोजन की सेलें बन जाती हैं। हाइड्रोजन की सेल की बात करें तो यहां पर इस रूप में इसकी सेलें बन जाती हैं। यहां पर हल्का हल्का इस प्रकार से यहां पर क्या बन जाती हैं? ये मुख्य क्वेश्चन में इतना ही पूछा जाता है कि हाइड्रोजन की सेल कहां पर बनती हैं, सूर्य के किस भाग में बनती हैं? तो हाइड्रोजन की सेल कॉन्वेक्शन जोन में या संवाहन मंडल में हमको देखने को मिलती हैं, ठीक है। इतनी बात ध्यान रख लिए हैं, इतनी बात ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि जब यही चीज बाहर, आखिरकार जब देखते हैं कि बाहर काफी मात्रा में जब फालतू के जो ज्वालाएं निकलना शुरू होती हैं, ज्वाला आपको निकलते दिखाई पड़ेंगी। हमेशा कुछ ना कुछ आता रहता है जो कि हमारा ओजोन, हमारे पृथ्वी की जो ओजोन है वो उसको रोकती है। ओजोन का क्या कारण है उसके भी बारे में देखिए हम आगे बात कर रहे हैं। देखिए यहां पर तो बात हो गई कि ये आपका फोटान है, कहां से निकलता है? रेडिएटिव जोन से। इसको आप ध्यान रखना, ये बहुत पूछा जाता है भैया। चलिए, कॉन्वेक्शन जोन, हाइड्रोजन की सेलें कहां पर बनती हैं? कॉन्वेक्टिव जोन में बनती हैं या कन्वेक्शन जोन में? कन्वेक्शन जोन में बनती है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, अधिक टेम्परेचर होने के कारण, सूर्य के आंतरिक वाले भाग में अधिक टेम्परेचर होने के कारण ये क्या करता है कि ये सब कुछ बाहर निकालना शुरू कर देता है। बाहर मतलब क्या कहे कि प्लाज्मा अवस्था में जो यहां हुआ धधकता हुआ प्लाज्मा है, ये क्या होता है कि रेडिएटिव जोन और कॉन्वेक्शन जोन में क्या होता है कि इसको फाड़ करके ये बाहर निकलना शुरू कर देता है। और ये बाहर जब निकलता है तो इसी को कहते हैं सौर ज्वाला। क्या कहते हैं भैया? सौर ज्वाला। ये बात ध्यान रखना, सौर ज्वाला, ये बहुत पूछा जाता है। इसको क्या कहते हैं? सौर ज्वाला। कहां से प्राप्त होता है? आपको निकलता है कोर वाले भाग से, आपको सौर ज्वाला निकलता हुआ दिखाई देगा या दिखाई पड़ता है। ये आपका सौर ज्वालाएं हैं। इसका टेम्परेचर की बात करें भैया तो हमेशा आप, छोटा सा बच्चा भी जानता है कि इसका टेम्परेचर कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है भैया? 6000 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है। देखिए एक बात और भी दिमाग में आ रही होगी कि जब ये सौर ज्वालाएं हैं, जब ये सौर ज्वाला हमारी पृथ्वी के पास, पृथ्वी पर क्यों नहीं गिरता है? आखिर पृथ्वी पर गिर जाए तो ये जहां पर तहस नहस हो सकता है। पृथ्वी पर गिरने का मकसद ये है कि जहां पर ये गिर जाएगा वहां पर बिल्कुल भी वो एरिया ही खत्म हो जाएगा। ये ऐसी ज्वालाएं होती हैं सूर्य से जो निकलती हैं। सूर्य कितना भारी है, देखिए ये पृथ्वी है हमारी, ये पृथ्वी है और ये हमारी ओजोन है। क्या है? ये हमारी ओजोन है। ध्यान रखना, पृथ्वी ये है अर्थ, अर्थ और ओजोन। अर्थ ये है और ओजोन हमको
पृथ्वी को ढकी हुई है। जब यही सौर ज्वालाएं जब पृथ्वी के पास आती हैं और जब पृथ्वी से जब टकराती हैं, तो पृथ्वी से टकराने से पहले, पृथ्वी पर गिरने से पहले ये जो ओजोन होता है ये सभी को इसको भेज देता है दूसरी साइड, इसका दिशा चेंज कर देता है। दिशा चेंज करता है जहां पर देखिए, जब ये नॉर्थ वाले भाग में, पृथ्वी के नॉर्थ वाले भाग में, ऊपर वाले भाग में जब ये दिशा चेंज करे तो इसको कहते हैं ऑरोरा बोरियोलिस। ऑरोरा 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 बोरियोलिस बोरियोलिस। जब पृथ्वी के जब सौर ज्वालाएं ओजोन से टकराते वक्त जब नॉर्थ वाले भाग में, जब ऊपरी वाले पृथ्वी के ऊपर वाले भाग से जब टकराए तो उसको जहां पर ओजोन से टकराए, जब ओजोन उसको ऊपर की ओर भेज दे, जो सौर ज्वालाएं उनकी दिशा परिवर्तित कर दे ऊपर की ओर, मतलब कि नॉर्थ भाग में उसको भेज दे, तो उसको कहते हैं ऑरोरा बोरियोलिस। और जब ये नीचे की ओर, जब ये नीचे की ओर भी भैया लड़ेंगी, ये जो सौर ज्वालाएं हैं ये नीचे भी आके लड़ती हैं, तो इसको कहते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस। ऑरोरा ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस ऑस्ट्रियोलिस। ध्यान में आ गया? ऑरोरा बोरियोलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस। जिस जगह पर ओजोन से और जिस जगह पर ओजोन और सौर ज्वालाओं का टकराव होता है, मतलब सौर ज्वाला जिस जगह पर ओजोन जो है सौर ज्वाला को घसेगी तभी तो बाहर जाएगा। तो जहां पर घस देता है, जहां पर घसने की प्रक्रिया होती है, इस वाले भाग को कहते हैं भिस्लर। क्या कहते हैं भैया? भिस्लर। समझ में आ गया ओजोन का कितना महत्व है? अगर ये पृथ्वी पर गिर जाए ना तो धरती बन जाए, ठीक है ना। तो ये होता है आपका ऑरोरा बोरियोलिस और ये होता है आपका ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस। जिस जगह पर सौर ज्वाला और ओजोन का टकराव होता है, यहाँ पर घर्षण होता है, उसको जिस जगह पर घर्षण होता है उसको कहते हैं भिस्लर। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, यूपीएससी के क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, और अलग से कहीं से क्वेश्चन नहीं आते हैं यूपीएससी वगैरह के, जो कि ये सब क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ऑरोरा बोरियोलिस एंड ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस ये कितने डिग्री पर होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होता है, वो तो मैंने पहले बता दिया, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि 6000 के नीचे अगर जो तापमान रहेगा तो उसका क्या होगा। जो सौर ज्वालाएं 6000 डिग्री सेल्सियस के नीचे रहेंगी तो उसका क्या होगा भाई? उसका भी तो होगा कुछ। मान लो कि यहां पर धधकता हुआ लावा निकला तो सब तो 6000 डिग्री सेल्सियस तो होंगे नहीं, कुछ भाई कम भी होंगे, तो कुछ जिनका टेम्परेचर और डाउन होगा, और क्या होगा? और डाउन होगा। तो क्या होता है कि ये जो 6000 डिग्री सेल्सियस रहेगा, 6000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है तो ये कोर जो है झटकता इतना तेजी से है कि एकदम बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर 6000 डिग्री सेल्सियस के नीचे, तकरीबन इसका टेम्परेचर अगर 6000 डिग्री सेल्सियस के नीचे है तो ये जो कन्वेक्शन जोन होता है, संवाहन मंडल होता है, ये अपनी ओर इसको खींच लेता है। अपनी ओर इसको खींचने की क्रिया को भैया कलंक कर दिया ससुरा। ये क्या कर दिया? कलंक कर दिया, जिसको कहते हैं सौर कलंक। सौर कलंक, ये बात भी, इसको भी ध्यान रखना है। इंग्लिश में इसको कहते हैं सोलर स्पॉट। सोलर स्पॉट ये क्वेश्चन अधिक पूछा जाता है। देखिए फिर से बता रहा हूं, 6000 डिग्री सेल्सियस का जब टेम्परेचर यहां पर, जब यहां से निकलता है, जब अधिकतर टेम्परेचर रहेगा 6000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होगा, तो उसको जब यहां पर निकलेगा, ये जब रेडिएटिव जोन एंड कन्वेक्शन जोन को फाड़ करके जब ये निकलेगा तो ये 6000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर कहां होता है? ये बाहर एकदम जा करके सीधा ग्रहों से टकराना शुरू होता है। लेकिन जब यही टेम्परेचर 4000 या 6000 डिग्री सेल्सियस के नीचे होता है तो ये
ये जो कन्वेक्शन जोन इतना पावरदार होता है कि ये क्या करता है कि ससुरा कहता है कि तुमको जाने ही नहीं देंगे। क्या करता है कि ये 4000 मान लीजिए डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है और इसको क्या करता है कि ये जाने नहीं पाता, इसको दोबारा खींच लेता है। समझ लीजिए। तो इससे आपको डिसाइड कर सकते हैं कि कन्वेक्शन जोन में बहुत बड़ी पावर होती है। ये हाइड्रोजन की सेल यहाँ पर होती है। तो 4000 डिग्री सेल्सियस के नीचे यदि अगर टेम्परेचर है, टेम्परेचर यहाँ के ज्वालाओं का है, तो उसको कहते हैं सौर कलंक। सौर कलंक कन्वेक्शन जोन अपनी संवाहन मंडल अपनी ओर दोबारा खींचने के क्रिया को क्या कहते हैं? सौर कलंक। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये क्रियाएं होती हैं, ये क्रियाएं दो जगहों पर, ये क्रियाएं ऐसी क्रियाएं होती हैं जो कि हमेशा होती रहती हैं। क्या होती रहती हैं? हमेशा होती रहती हैं। इसका टेम्परेचर कितने से कितने डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है? 1500 डिग्री सेल्सियस, कम से कम भाई 1500 डिग्री सेल्सियस, अधिक से अधिक 4000 डिग्री सेल्सियस के अंतराल में 6000 से कुछ बीच में रहेगा, 5000 रहेगा। तो कुछ निकल जाती हैं, कुछ छूट जाती हैं, कुछ को जल्दी खींच लेता है, कुछ को देर में खींच पाता है, जिससे कि हम 4000 डिग्री सेल्सियस मान के चल रहे हैं और 1500 डिग्री सेल्सियस तक मान रहे हैं। तो इसको कहते हैं सौर स्पॉट या सौर कलंक। इसी को कहते हैं सौर कलंक। ध्यान रखना, कम टेम्परेचर होने की वजह से कन्वेक्शन जोन, संवाहन जोन अपनी ओर दोबारा ज्वालाओं को, सौर ज्वाला को खींच लेता है, जिसको कहते हैं सौर कलंक। कलंक लगा दिया ससुरा, कहते हैं ना कलंक लगा दिया। अरे भाई कलंक लगा दिए हो ना, धब्बा लगा दिए हो मूड पर, कलंक कलुआ पोत दिए हो। वही चीज होता है ना कि कलुआ ससुर इतनी पावर नहीं रही कि निकल सकते थे। अरे बैठ ससुर कहते हैं ना कि निकल जाना चाहिए था लेकिन नहीं निकल पाए। तो इतनी ताकत तो है नहीं भाई कि निकल जाए, तो इसी को कहते हैं सौर कलंक। देखिए दो घटनाएं होती हैं। मनोरंजन बहुत जरूरी है क्लास में, नहीं बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। एकदम बेहतर को बेहतरीन, एकदम बेहतरीन समझ लीजिए। कुछ नहीं पढ़े हो अगर सूरज में तो बहुत कुछ पढ़ लोगे। अब बहुत क्वेश्चन फंस जाएंगे और बहुत क्वेश्चन बस कॉपी पेन लेके बैठ जाओगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा बच्चा। नहीं, कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है ना। तो एक बार से बाद अगर कॉपी पेन भी नहीं लेके बैठे हो तो क्या करो कि उसको जो है ले लो और उसके बाद बैठो तो अधिक समझ में आएगा। देखिए जब ये नीचे से निकलते हैं, हमेशा निकलते रहते हैं, जब ये सौर ज्वालाएं जब नीचे वाले, नीचे से जब ये निकलती है, जब ये नीचे से, ये कहां से? मान लीजिए ये आपका सूर्य का विकिरण मंडल है, विकिरण वाला भाग है। ये जो लाइन खींची हुई है, ये वाली जो लाइन गई है, इसको कहते हैं हम विकिरण। क्या? विकिरण वाले भाग को हम 0 डिग्री मान लें। क्या मान लें भैया? 0 डिग्री मान लें। ध्यान रखिए यहां पर और कुछ मैं बता रहा हूं, यहां पर 0 डिग्री हो गया। और ये क्या होता है कि ये जो सौर ज्वालाएं होती हैं केवल 40 डिग्री तक निकलती हैं। कहां तक? इसकी इतनी ताकत होती है कि ये 40 डिग्री का मतलब समझ लीजिए कि जो हम अगर स्केल से नापें कि ये अगर इस तरह स्केल से नाप लें, ये जो स्केल होती है आपका, ये जो गोला ये जो बनता है, इसको क्या कहते हैं? चांदा जिसको कहते हैं हिंदी में, चांदा इसको कहते हैं ना भाई। तो ये होए कि ये आपका 90 डिग्री है तो ये 40 डिग्री तक ये निकलता है। क्या? इसकी इतनी ताकत होती है कि 40 डिग्री के ऊपर जल्दी नहीं जा पाता है। क्या है कि 40 डिग्री तक ही निकल पाता है, क्योंकि यहां से इस तरह निकलता रहता है, ज्यादा ऊपर यहां से सूर्य के नहीं निकल पाता। मतलब एकदम खड़ा नहीं हो सकता, खड़ा नहीं फेंक सकता। ठीक है ना। तो खड़ा नहीं फेंक सकता, ये आपको ऐसे ही फेंकता हुआ यहां से नजर आएगा। तो ये यहां पर हो गया कि 40 डिग्री सेल्सियस तक, ये 40 डिग्री तक, मतलब 40 डिग्री तक ये फेंक सकता है सौर ज्वालाओं को। इतना पार्ट, ये जो इतना पार्ट है 0 से लेकर के 40 डिग्री तक, इसको कहते हैं एक बार पार्ट जब ये बना। ध्यान रखना, ये ऊपर तक, ऊपर की ओर जाएगा, नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। यहां पर ये जो प्रेशर होता है सूर्य का, जब ये प्लाज्मा अवस्था का टेम्परेचर का प्रेशर होता है, ये बहुत तेज होता है। 0 डिग्री पर विकिरण मंडल के पास, विकिरण वाले भाग के पास, विकिरण वाली लाइन के पास क्या होता है? कुछ भी कह लीजिए, विकिरण वाली लाइन के पास क्या होता है? इसका इतना स्पीड होता है कि इतना तेज झटकता है, इतना तेज फेंकता है। इसी को एक चीज और कह सकते हैं, जो झटकने की क्रिया को, 0 वाले भाग को झटकने की क्रिया को मिनिमम कहते हैं, और 40 डिग्री तक क्या है? जा सकता है, इसको मैक्सिमम भी कह सकते हैं। ठीक है ना। सूर्य की अगर बात करें, सूर्य में कहां तो मिनिमम होता है और कहां मैक्सिमम होता है, तो ये 40 डिग्री तक मैक्सिमम हो जाएगा और 0 डिग्री पर मिनिमम होता है। देखिए जब ये
कितने दिन लगता है? एक बार हमेशा तो होता है, हमेशा होता रहता है। जब ये सौर ज्वालाएं निकलना शुरू होती हैं, क्या होती हैं? सौर ज्वालाएं जो ये होती हैं ये निकलती रहती हैं और ये 0 डिग्री से यहाँ तक जाती हैं। तो इसको यहाँ से 0 से 40 डिग्री तक लाने में कितना साल लगता है? 5.5 साल लगते हैं। कितना लगते हैं भैया? एक बार जाने में 0 से 40 डिग्री तक जाने में कितना लगते हैं? 5.5 साल लगते हैं। और इसको वापस आने में कितने साल लगते हैं? कितना लगते हैं? एक थोड़ी नहीं निकलता भाई, दिमाग में चल रहा होगा कि एक थोड़ी नहीं निकलता, तमाम निकलते रहते हैं। इनको जाने आने मतलब इनको जाने और वापसी होने में, तो इनको जाने और वापसी होने में, तो इसी को कहते हैं सोलर स्पॉट साइकिल। क्या कहते हैं? सोलर स्पॉट साइकिल। मतलब कि इनको जाने में कितने दिन लगे और उसके बाद आने में, जाने में और आने में ये क्रिया होती रहती है। तो ये क्रिया यहां तक होने में, यहां तक आने में कितने साल लग जाते हैं? आने जाने में 5.5 साल जाने और आने में। यहां से यहां तक की बात करें, 0 से 40 डिग्री तक जाने और आने में लगा, और उसके बाद यहां से आने में, वापस होने में कितने दिन लगे? 5.5 साल फिर लगे। तो सोलर स्पॉट साइकिल कितने दिन की होती है? 11 साल की होती है। ये बात ध्यान रखना, सोलर स्पॉट साइकिल 11 साल की होती है। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक सोलर स्पॉट कितने दिन का होता है, एक सोलर स्पॉट कितने साल में पूरा होता है, एक सोलर स्पॉट साइकिल कितने दिन में पूरा, सोलर स्पॉट साइकिल कितने दिन में पूरा होता है? तो 11 साल में एक सोलर स्पॉट साइकिल पूरा होगा। कितना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सोलर स्पॉट साइकिल 11 साल में पूरी होती है। जब यही क्रिया 100 साल, जब यही सोलर स्पॉट 100 साल, जब सोलर साइकिल 100 बार आते जाते आए जाए हो जाए। देखिए एक साइकिल होने में कितना समय? 11 साल। कितना भैया? 11 साल लगा एक साइकिल कंप्लीट होने में। 100 साइकिल कंप्लीट होने में कितना दिन लगेगा? 1100 साल लगेगा। इसी को कहते हैं सोलर इवेंट। ये भी बहुत पूछा जाता है कि सोलर इवेंट, यहां पर बहुत कंफ्यूजन होता है भाई। यहां पर सोलर साइकिल और सोलर स्पॉट साइकिल और सोलर इवेंट में बहुत कंफ्यूजन होता है। सोलर स्पॉट साइकिल से हमको क्या बनती है? सोलर इवेंट बनता है। जब सोलर स्पॉट साइकिल 100 साल 100 बार हो जाए, मतलब 100 बार हो जाए, 100 बार का मतलब है कि 100 बार हो जाए। कितने? एक बार में कितना होता है? 11 साल का होता है। एक सोलर स्पॉट साइकिल 11 साल की, और 100 बार जब ये हो जाए तो 1100 साल को, इसी 1100 साल को कहते हैं सोलर इवेंट। क्या कहते हैं भैया? सोलर इवेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। एक नंबर का, एक खतरनाक ट्रिकी से एक नंबर का चांदा लगा लीजिए, एकदम मार्क कर लीजिए कि सोलर इवेंट 1100 साल का होता है और ये पूछा जाता है। ये बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई। सौर कलंक क्या होता है, सोलर स्पॉट क्या होता है, 1100 साल का क्या होता है, सब कुछ मैं यहां पर डिस्कस कर दिया हूं। विस्लर भी आ गया, ओजोन भी, ऑरोरा बोरियोलिस एंड ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस, ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अगर ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि भैया एक बार तो हुआ होगा आपके हमारे जानकारी में, तो देखिए 2013 में 23वां सोलर स्पॉट साइकिल था। क्या था? 23वां सोलर स्पॉट साइकिल था, या 23वां सोलर इवेंट था। 23वां सोलर इवेंट नहीं कह सकते, लेकिन क्या है कि वो 1100 साल का होता है। लेकिन क्या था कि ये सोलर स्पॉट साइकिल कितने 23वां था? 2013 में, 2000, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2013 में 23वां स्पॉट साइकिल था। मतलब 23वां स्पॉट साइकिल था, और 23 को 11 से गुणा कर दीजिए
तो निकल आएगा कि इतने दिन हुआ और अभी इतने दिन बाकी है। साफ सुथरा समझ में आ गया है कि 23वां था, तो इसके आगे अभी जितना 100 साल तक 100 बार जब तक 23वां का मतलब 23वां हो गया था। 2013 में समझाने की कोशिश कर रहा हूं साथियों, दिमाग में आपके घुस जाना चाहिए, मुझे उम्मीद है। तो 23वां जो है क्या था, 23वां जो था वो कब हुआ था, 2013 में लेटेस्ट में हुआ है। अभी कब हुआ है भाई, लेटेस्ट में हुआ है। अब इसके बाद कब होगा, तो 11 साल के बाद फिर एक होगा। क्या होगा, 11 साल के बाद फिर होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 23वां कब था, 2013 में हुआ था, अभी लेटेस्ट में हुआ था। मतलब लेटेस्ट है ही है, ज्योग्राफी के हिसाब से भूगोल पढ़ रहे हैं तो लेटेस्ट तो है ही है भाई, अभी नजदीकी ही है। हमको लग रहा है ना कि हम भैया छोटे हैं बड़े हो गए हैं ना, छोटे थे बड़े हो गए हैं, लेकिन ये भूगोल के हिसाब से तो 1000-2000 साल तो कुछ है ही नहीं है ससुरा, हमको तो यही लगता है। ठीक है तो ये चीज है। तो 23वां सोलर स्पोर्ट साइकिल कब हुई थी, 2013 में हुई थी। या क्वेश्चन पूछ सकता है 2013 में कौन सी स्पोर्ट साइकिल थी, तो 23वीं स्पोर्ट साइकिल थी या है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। तो यहां तक आपको ये समझ में आ गया है। सूर्य की आंतरिक संरचना अगर आप इतना समझ लिए हैं तो मुझे उम्मीद है इसके अलावा और कुछ भी नहीं सूरज से पूछने वाला, और इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा सूर्य में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत ही एक एक चीज ध्यान में रखना। इससे हर जगहों पर हर पॉइंट पर क्वेश्चन बनते हैं भाई, हर पॉइंट पर। यदि आप अगर यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तब पे भी ये पॉइंट बनते हैं, तब पे भी ससुरा पूछ लेता क्या है कि रेडिएटिव जोन को समझाइए। अब रेडिएटिव जोन को समझाओ, चलो भाई रेडिएटिव जोन को समझाओ। तो रेडिएटिव जोन में क्या होती हैं, कैसी किरणें निकलती हैं, कौन सा क्या होता है, कितना क्या टेम्परेचर होता है, सारी बातें आपको ये रेडिएटिव जोन बताएगा। ठीक है ना, तो ऐसी मतलब सूर्य की आंतरिक संरचनाओं के बारे में आप डिस्कस करिए। तो सूर्य की आंतरिक संरचनाएं, ये आपकी 3 संरचनाएं हैं जो कि आंतरिक हैं, तीनों ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये अधिक जगहों पर क्वेश्चन इसी से बनते हैं। संवाहन विकिरण आप पढ़े होंगे, यदि आप भूगोल का कोई पेपर दिए हों या भूगोल से कोई पढ़े हों तो आपको ये चीज़ बहुत जरूरी देखने को मिलती है, हर जगहों पर पूछा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया आपका ऑरोरा बोरियोलिस, ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस, ये तो आपको समझ में आ गया। जहाँ पर घिसती है वो भिस्लर, जहाँ पर दोनों घिसते हैं सौर ज्वाला और सौर ज्वालाएं और ओजोन, जहाँ पर ओजोन सौर ज्वाला को भेजती है, मतलब दिशा परिवर्तित करती है। जिस जगह पर घस देती है, जिस जगह पर टकराते हैं दोनों, उसको कहते हैं भिस्लर। ऐसे ना, ऐसे बात समझ में आएगी। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका सूर्य की आंतरिक संरचना। ठीक है, अब मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में और भी बेहतरीन और भी शानदार जबरदस्त जिंदाबाद के साथ। तो बने रहिए, पर डे क्लास देखिए। जो भूगोल संपूर्ण भारत का भूगोल, या मैं इसके पहले भी क्लासेस ले चुका हूं, उसको भी आप जा करके देख सकते हैं। बेहतरीन है, बेहतर को बेहतरीन बनाने के लिए मैं आपके साथ बना हूं साथियों। पैसा आपका कुछ नहीं लग रहा है, यहाँ पर मुफ्त में शिक्षा मिल रही है, तो उसका उपयोग करें और उसका सही जगह पर उपयोग करें। ठीक है ना, तो ध्यान रखें कि सही जगह पर शिक्षा का उपयोग किया जाए तो बहुत बढ़िया अच्छा होगा। ठीक है ना, हर जगह पे ज्ञान मिल रहा है, ज्ञान हर जगह पे है, हर जगह चाहे जहाँ ले लो बटोर लो। हम तो कहते हैं भाई बटोर लो ज्ञान। ठीक है ना, अगर बटोरने वाले हो तब तो बटोर लो, अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं है। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, टेक केयर, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद, मिलते हैं।